एजाज, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे क्योंकि हमें याद पड़ता है जब ये फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक सबसे एक क्या कहें इसको टेंजिबल जुर्म जो सामने आया था वो आप ही ने खबर ब्रेक की थी, जो एक हाउसिंग सोसाइटीज़ से मुतल्लिक था। हमें थोड़ा वो भी बताइएगा कि किस तरह से वो खबर आप तक पहुंची, फिर आपने ब्रेक की, वो सारा का सारा मामला क्या हुआ था, और अब जब ये जो जराइम की लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ, उसमें से एक जुर्म वो भी है, इसकी अहमियत आप क्या समझते हैं और इसके ऊपर क्या राय देंगे? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब कोई पावरफुल तरीन शख्सियत हो और वो इक़्तिदार में हो, वो अपनी पोजीशन पर मौजूद हो और उसके बारे में रिपोर्ट करना, और हमने कोशिश की पूरी ईमानदारी से कि हम ये करें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम के ऊपर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे रेंजर्स का रेड हुआ था, और रेंजर्स का रेड होने की जो खबरें हैं वो मीडिया के ऊपर आई थी, लेकिन उस खबर के पीछे की खबर क्या थी वो हम सामने लेके आए थे एट दैट टाइम, और उसमें हमने बताया था कि उसमें एक पावरफुल जो इंटेलिजेंस की शख्सियत है वो इन्वॉल्व है, और हमने बताया था कि ये जो शख्सियत है इसका बड़ा एक कलीदी किरदार है, और उस ख़बर के ऊपर बड़ा प्रेशर भी किया गया था। जियो को भी प्रेशर किया गया था, हमें भी प्रेशर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जियो ने जिसे कहते हैं कि जो आला सहाफ़ती जो इक़्तिदार हैं उनको फॉलो किया और अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर कायम रहे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस सारे मामले के ऊपर मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान को भी, कि जब ये वाक़या हुआ तो पूरे मुल्क में कोई भी शख्स जनाब फैज़ हमीद साहब के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं था। हमने ये किया, लेकिन उससे भी जो पहले एक अमली इक़दाम किया गया वो चौधरी निसार अली ख़ान ने किया था, और डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। उन्होंने अपनी एक खातून डिप्टी सेक्रेटरी के ज़रिए रेंजर्स के डीजी, उस वक्त के जो रेंजर्स के डीजी थे, उनको ख़त लिखा कि आप बताएं कि ये कानूनी तौर पे किस तरीके से आपने पंजाब रेंजर्स इस्लामाबाद की टेरिटरी में आई है और अपनी टेरिटरी वायलेट करके आपने ये कार्रवाई की है, और बताएं नहीं तो आपके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। ये अल्फाज थे उस डॉक्यूमेंट के, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास आया था, और एट दैट टाइम मैंने द न्यूज़ में और जंग में ये खबर दी थी और इसे हाईलाइट किया गया था, और इस पर बड़ा शोर मच गया था कि ये डॉक्यूमेंट भी कैसे लीक हो गया। तो उस पर चौधरी निसार साहब को भी गुस्सा आ गया, और उन्होंने उस वक्त के चंद जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन असल में चौधरी निसार अली ख़ान जो जिस चीज़ को सामने लेके आना चाह रहे थे वो यही लेके आना चाह रहे थे कि इस सारे मामले के पीछे कौन है, और मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली चौधरी निसार अली ख़ान को पता चल चुका था कि इसमें ये एक ज़मीन का मामला है, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की आला तरीन इंटेलिजेंस की जो शख्सियत थी वो इन्वॉल्व थी, और वो ये चाहती थी कि ये जो ज़मीन है उस हाउसिंग सोसाइटी की उनके भाई के नाम पे कर दी जाए। और ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बात वो नहीं है जो हम कोई हेरसे में कह रहे हैं। ये बात उस हाउसिंग सोसाइटी के जो विक्टिम है, जो प्राइम विक्टिम है, कंवर मोइज़, ये उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और फिर कंवर मोइज़ और उनकी फैमिली के ऊपर जो गुजरा, अगेन वो सबसे बड़े विक्टिम थे, वो नाकाबिले बयान है। उनकी फैमिली के एक बुजुर्ग जो थे वो वफात पा गए क्योंकि उनको पकड़ के गिरफ्तार करके उनको टार्चर किया गया था। कंवर मोइज़ को टार्चर किया गया था, उनकी फैमिली को टार्चर किया गया था, उनके घर से नकदी, सोना और कीमती जो लाइसेंस्ड असला था वो उठा कर ले गए थे। फिर उनका आप देखिए जुल्म क्या था कि एक शख्स जिसकी ज़मीन के ऊपर किसी ताकतवर शख्सियत की नज़र है, उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं देता। उसके जवाब में उस शख्स का ताल्लुक दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। उन दिनों एमक्यूएम अरूज पे थी, एमक्यूएम निशाने पर थी उन दिनों, और एमक्यूएम के ऊपर जो मर्जी आप इल्ज़ाम लगा देते तो उसका निशाना जोड़ दिया गया, उसका जो ताल्लुक जोड़ दिया गया कि ये एमक्यूएम के दहशत गर्दों को, ये अल्फाज टीवी चैनल्स पर चलाए गए एक बंदे के हुक्म पर कि ये जो कंवर मोइज़ है ये उनको माली मावनत फराहम किया करता था। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी है। इसमें जो ताकत का इस्तेमाल किया गया वो एक बड़ी अफसोसनाक था। वो तमाम लोग
जो इस सारे मामले में थे उनमें से जो मरकजी किरदार है या मरकजी जिनके ऊपर इल्ज़ाम आया उसको आज सजा मिली है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने उनके अहकामात पर अमल दरामद किया वो अकेले नहीं थे, वो आज जो हैं वो सहाफत में भी बैठे हुए हैं, जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो चाहे उस वक्त वो जो कहते थे चला देते थे, सहाफत में भी बैठे हुए हैं, आज भी वो हीरो बन रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली और मुख्तलिफ जगहों पर इंतजामिया में भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ भी कानून किसी ना किसी वक्त ज़रूर जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा ये इल्ज़ामात की जो डिटेल्स हैं वो उस तरह से हमारे सामने नहीं आई अभी प्रेस रिलीज़ में। प्रोसीजर क्या होता है, तफसीली फ़ैसला क्या पब्लिक किया जाता है, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि आएगा हमारे सामने या नहीं? देखिए, मेरी जो मियाँ अली इशफाक हैं उनके वकील, उनसे मेरी बात हुई थी और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मियाँ अली इशफाक उस वक्त अदालत में मौजूद होंगे जब ज़ाहिर है ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि वो अदालत में मौजूद नहीं थे, ना ही फैमिली का कोई मेंबर अदालत में मौजूद था, ना ही उन्हें किसी किस्म की इंटीमेशन थी। हालांकि उन्होंने ये भी ऐड किया कि देखिए कि जब कोई भी केस ख़त्म होता है तो जो अदालत का जो फ़ैसला होता है वो इस बात की अनाउंसमेंट होता है कि ये केस कानूनी तौर पे ख़त्म हो गया और उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो मुल्ज़िम है उसके वकला और साथ ही साथ जो दीगर जिन्होंने ये केस दायर कर रखा है वो और उनके वकला वो अदालत में मौजूद हों। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की इंटीमेशन नहीं थी, उन्होंने भी मीडिया के ज़रिए सुना और मीडिया के जरिए ये मालूमात सामने आई तो कि मतलब मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि तफसीली फैसला आएगा या नहीं आएगा इससे मुतालिक अभी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन आएगी। उसकी वजह यह है कि कानूनी तरीकाकार तो यही है, अगर कानून के तहत ये अमल दरामद किया गया तो जो ऑर्डर की कापियां हैं वो वकला को दी जाएंगी क्योंकि उन्होंने आगे अपील करनी है। इसकी जो पहली अपील है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पास जाएगी, जो नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उनके पास जाएगी। अगर वो इस अपील को नहीं रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आला अदालतों में अपील जाएगी तो वो फैसला करेंगे। ठीक है जी।